नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते होंगे। बहुत सारे लोग देश में क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के ओवरड्यू से परेशान हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड को ओवरड्यू हो गया है तो आप वहां से बाहर कैसे निकल सकते हैं और कैसे आप अपनी सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि यहाँ पर मेरे पास भी हैं बहुत सारे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्रेडिट कार्ड है, कुछ डेबिट कार्ड है, कुछ मेरे ID कार्ड है। ठीक है, तो मैं भी कम से कम 4 या 5 क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता हूँ। खैर, तो ये तो हो गई। मैंने अपने बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता दिया। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर चुका हूँ। बहुत तरह के मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। FD बेस भी यूज़ करता हूँ। डायरेक्ट जो मुझे क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कराई गई है वो भी क्रेडिट कार्ड में यूज़ करता हूँ। और मैंने क्रेडिट कार्ड को रिस्ट्रक्चर भी कराया हुआ है। ये बात है जब लॉकडाउन लगा था, कोविड-19 का पहला जब लॉकडाउन लगा था, तब मैंने क्रेडिट कार्ड अपना एक SBI का रिस्ट्रक्चर कराया था। अब रिस्ट्रक्चर क्या होता है इसको मैं फिर किसी दिन डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो कि क्रेडिट कार्ड के ओवरड्यू से परेशान है। क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनका क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू हो गया था, और जो ओवरड्यू हो गया था वो हुआ था 59,287, मतलब 20,000 रुपये की समथिंग अमाउंट। और उसका उन्होंने पेमेंट नहीं किया, उसके ऊपर फिर ब्याज लगा, फिर उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज, और वो ओवरड्यू होते होते जो है पहुंच गया 59,287 पर। तो अब बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स, या बोल सकता हूँ बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये गलती करते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड में टोटल आउटस्टैंडिंग पे करने की जगह मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देते हैं। अब ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि बचा हुआ जितना भी अमाउंट होता है उस सब पर लगता है ब्याज, जो कि ब्याज बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब मैं उसके बारे में किसी डिटेल में बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा जो अगर आपका ओवरड्यू हो गया क्रेडिट कार्ड, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन हो गया है, कई महीनों से आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आप कैसे उस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक पहले सिंपल बात बता दूं कि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो है सेटलमेंट के संबंध में। अब सेटलमेंट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सेटलमेंट कराने से आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा, और सिविल स्कोर हैम्पर होगा तो आपको लोन मिलने में दिक्कत परेशानी आएगी। अब देखो, आपके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन लगता चला जाता है, और जो कि बाद में एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है और आपको लगता है कि आप इसको पे नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपको सेटल ही कराना पड़ेगा। तो मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग, मतलब लगभग अगर मैं अपने तरीके से आपको बताऊं तो देखिए, मैं हमेशा लोगों को यही राय देता हूं कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, मान लीजिए इस मंथ आपके पास पेमेंट नहीं है और आपने दूसरे मंथ भी पेमेंट नहीं किया, किसी कारण ऐसा हो जाता है कि आपने सेकंड मंथ भी पेमेंट नहीं किया, तो वो जो टोटल अमाउंट ड्यू उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट लग के अगले महीने में बिल जनरेट होगा, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, मतलब तीसरा बिल जनरेट होगा, उस पर बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट लगा होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप 90 डेज तक, यानी लगातार आप 3 बार पेमेंट नहीं करेंगे, तो वो लोन चला जाएगा NPA में, यानी वो क्रेडिट कार्ड चला जाएगा NPA में, और आपके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। अब रिकवरी प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, अगर आपने 1 महीने ही पेमेंट नहीं किया तो ही आपके पास कॉल्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। अब आप कॉल्स को कितना बोल सकता हूँ कि कितना आप इन कॉल्स को इग्नोर करोगे। ठीक है, 1 बार इग्नोर कर दोगे, 2 बार इग्नोर कर दोगे, अलग अलग नंबर से आपके पास कॉल्स, फ्रीक्वेंटली कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगी। दिन में किसी भी वक्त आपके पास कॉल्स आएंगी। हो सकता है आपका घर किसी ऐसे लोकेशन पर हो जहाँ पर उनके रिकवरी एजेंट मौजूद हो, तो वो आपके घर पर विजिट करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाएगा अगर आपने क्रेडिट कार्ड का समय पर पेमेंट नहीं किया तो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन बचेगा कि आप मन में सोचेंगे कि अब मैं सेटलमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पहले ही कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब सेटलमेंट कैसे कराया जाए और कितने अमाउंट पे कराया जाए ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना आप कम से कम पर सेटल करा सकते हैं करा लीजिएगा। अगर एक मैं आपको अंदाजे से बता देता हूँ, 60,000 रुपये का लोन है, 20,000 में सेटल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मतलब 33.33% में लोन सेटल करने की कोशिश कीजिए क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है
लोन जो है वो इसी अकॉर्डिंग जो है वो सेटल करने पर राजी हो जाती हैं क्रेडिट कार्ड एजेंसी, मतलब जो भी सेटलमेंट एजेंसीज वगैरह होती हैं जिनके पास रिकवरी का आपका डेटा होता है, तो वो आपको सेटलमेंट लेटर ऑफर करेंगे। अब सेटलमेंट करने से पहले आपको मेल पर इस प्रकार से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक सेटलमेंट लेटर आएगा आपके मेल पर, उसके बाद ही आप पेमेंट कीजिएगा। कभी ऐसा ना हो कि आप पहले ही पेमेंट कर दें और आपको सेटलमेंट लेटर प्राप्त ना हुआ हो, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनका था 59,287 रुपये का लोन, जिसको हमने केवल 18,000 रुपये में सेटलमेंट मतलब मैंने उनको तरीके बताए, उसको उन्होंने फॉलो किया और वो इतने रुपए पर सेटल हो गए। ठीक है, पहले वो बहुत सारे कॉल्स इग्नोर किए, उसके बाद और ज़्यादा उनके पास फ्रीक्वेंटली कॉल्स आए, काफ़ी ज़्यादा जब परेशान हो गए तब उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं, मैं सेटल करा लूं। तो मैंने उनको बोला था कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप इस अमाउंट को सेटल कर लो। अब फिर उसके बाद उनको ध्यान आया कि हाँ हम सेटल करा लेते हैं। तो सेटलमेंट में भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप 3 EMI में पे करना चाहते हो या आप 1 EMI में पे करना चाहते हो। वन टाइम सेटलमेंट का अमाउंट जो है वो कम होगा, और अगर आप 3 EMI में या आपको जो ज़्यादा EMI का ऑफर दिया जाएगा उसमें आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, वन टाइम सेटलमेंट का आप जो है वो कम से कम मतलब मिनिमम पर आप जो है वो सेटल करा सकते हैं, और जो ज़्यादा अगर आप EMI में सेटल करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सेटलमेंट लेटर, और इस सेटलमेंट लेटर में टोटल अमाउंट भी लिखा है कि कितने रुपए का सेटलमेंट जो है 18,000 रुपये पे हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। तो बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इस बात को लेकर परेशान है कि सेटलमेंट कराया जाए या नहीं कराया जाए। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि देखिए, अगर आप अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जा रहा है तो अभी सेटल करा लीजिए। बाद में जब आपके पास पैसे हों तो बकाया जो अमाउंट है उसको पे करके सेटलमेंट अपने सिविल रिपोर्ट से हटवा लीजिएगा, और ऐसा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में अगर पेमेंट करेंगे तो वो हटेगा नहीं, वो हट जाएगा। फिलहाल अभी सेटल करा के अपने सर पर जो बर्डन है उससे बाहर निकलिए, और जो आप डिप्रेशन और टेंशन वाली ज़िंदगी जी रहे हैं इससे बाहर आइए। ठीक है, मैं भी इस कंडीशन में एक बार रह चुका हूँ। मेरे भी ऊपर क्रेडिट कार्ड का काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा बर्डन हो गया था, वो भी 2 या 3 लाख रुपए का। उस वक्त मेरे लिए 3 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, बहुत ह्यूज अमाउंट हुआ करता था, और मैं सोच रहा था कि कैसे इसको मैं पे करूँ। लेकिन मोराटोरियम स्कीम आ गई कोविड-19 पर, और मैंने मोराटोरियम जो है ले लिया। उसके बाद मैंने मोराटोरियम में EMI में कन्वर्ट करा लिया अपना फुल जो बिल था, और उसके बाद मैंने उसको EMI में पे करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने 2 साल की EMI बनवाई थी मोराटोरियम में, जिस पर इंटरेस्ट लगा था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इंटरेस्ट फ्री था, इंटरेस्ट लगा था। लेकिन RBI की स्कीम थी, उन्होंने सभी बैंकों और जो भी NBFCs कंपनीज है उनको गाइडलाइन बना दी थी कि मोराटोरियम प्रोवाइड कराया जाए। अगर कस्टमर EMI पे नहीं कर पा रहा है तो मोराटोरियम मुझे मिल गया था। ठीक है, खैर तो अभी तो मोराटोरियम है नहीं, कोई चांस भी नहीं है आगे मोराटोरियम मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बर्डन में फंसे हुए हैं तो आप उसको, अगर सेटलमेंट आपको ऑफर किया जाता है तो आप सेटल करा लीजिए। हालांकि सेटलमेंट आपका अधिकार नहीं है, बैंक या NBFC कंपनी चाहे तो उस लोन को सेटल कर सकती है, आपका अधिकार नहीं है। अगर वो आपको सेटलमेंट ऑफर करते हैं तो आप उनसे कोशिश कीजिए कम से कम में सेटल कराने की। अगर वो आपको बोलते हैं कि आप टोटल जो है 20 मान लीजिए 50,000 का वो बोलते हैं कि 30,000 रुपये आप पे कर दीजिए, तो आप उनसे कम की बात कीजिए। ठीक है, कम से कम 15,000 पे आइए, ऐसे करके आप उनसे बात कीजिए। ठीक है, जितना वो बता रहे हैं उसके हाफ पर आइए, फिर वो देखते हैं कितने पर आपकी और उनकी बात जो है वो एग्री होती है। फिर उसका सेटलमेंट लेटर का मतलब अपने मेल पर मंगाइएगा, और वो भी ऑफिशियल मेल ID से। जैसे SBI कार्ड का अगर आपने सेटलमेंट करवाया है तो SBI कार्ड की ऑफिशियल मेल ID से आप अपने मेल पर सेटलमेंट लेटर मंगवाइएगा, तब पेमेंट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। खैर तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। और हाँ, मैं लोन संबंधित बहुत सारी वीडियोस लेकर आता हूँ, तो चैनल की वीडियो की लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं इंस्टेंट, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस, नावी, ब्रांच, पॉकेटली जैसी एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप मेरे लिंक से लोन अप्लाई करेंगे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। और एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा, कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंशन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।